जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य और इसके पहले और एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने उसमें पढ़ा था गुप्त साम्राज्य में कि आखिर इसका उदय कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे हुआ और कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। तो बताया था दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य थे वह कुषाण वंश के सामंत थे और चंद्रगुप्त मौर्य क्षमा चाहूंगा दोस्तों, जब मौर्य वंश जो है समाप्त हुआ तो मौर्योत्तर काल शुरू हुआ और मौर्योत्तर काल के आपको शासक बताते हैं। फिर बाहर से आए हुए जो हिंद यवन शासक थे, कुषाण थे, सातवाहन थे, वो सभी जो मिलकर जो है ऊपर में जहाँ नॉर्थ में इधर कुषाण कश्मीर बताया था आपको और सातवाहन साउथ मतलब इधर सातवाहन शासन करते तो इधर कुषाण शासन करते और इन्हीं के जो है कुषाण के जो सामंत है वो गुप्त थे और उन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था लगभग 275 ईस्वी में। लेकिन अगर कहा जाए कि वास्तविक जो शासन था गुप्त साम्राज्य का कब से शुरू हुआ तो आपको बता दें दोस्तों 317 से शुरू हुआ, जब चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा क्या बोलते हैं योग्य शासक था जिसने इसमें अपना पूर्ण विस्तार किया। उसके बाद आपको बताया था समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्होंने क्या हुआ तो संगीत कला में काफी रुचि रखते थे। उसके बाद आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिन्होंने विक्रमादित्य पद को हासिल किया था। अब हम लोग जो है उसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको बता दे कि दोस्तों पढ़ाई जो है ना आपके अंदर से होनी चाहिए, नहीं कि किताबों से। किताब से पढ़िए, किताब को समझिए, किताब एक माध्यम है। ये सोच के कभी मत है कि किताब नहीं पढ़ेंगे तो हम ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। किताब एक माध्यम है, वहां से एक एक पॉइंट उठाइए और उसको डिस्क्रिप्शन बना के खुद लिखिए, तभी जाके आपके अंदर जो है एक विकास होगा, ज्ञान का एक भरपूर विकास होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग पढ़ाई करोगे और मैंने जैसा बताया पढ़ाई करना है धैर्य और संयम के साथ करना है और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना है। तो अपने जोश को बरकरार रखिए और धैर्य को भी धारण कीजिए। तो आइए जोश और उत्साह के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो शासन है हमने उनको दो सामंतों में दिखाया, एक परवर्ती गुप्त शासक और दूसरा हुए सामंत शासक। सामंत किसके? तो परवर्ती गुप्त शासक के जो सामंत तो छोटे छोटे राज्य जो इनके ही अधीन थे। जहां तक बता दें दोस्तों परवर्ती गुप्त शासक कब शुरू होता है तो स्कंद गुप्त के बाद जो है परवर्तिक शासक शुरू होते हैं, जिसमें पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त और अंतिम जो शासक होता है वो होता है विष्णुगुप्त। इसके समानांतर इसी में जो है, अब जैसे देखिए घर में अगर राजा कमजोर हो जाए तो सभी क्या बोलते हैं अपना शासन अधिपत्य हासिल करना चाहते हैं। समझ लीजिए जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं, मृत्यु की तरफ जब अग्रसर होने लगते हैं तो आपके जो चाचा होते हैं, आपके जो पिताजी हैं, वो क्या अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं ये मेरा संपत्ति है तो ये मेरा संपत्ति है। वही चीज यहाँ पे हुआ जब यहाँ पे शासन क्या है गुप्त वंश जब है शासक वो कमजोर पड़ने लगे, शिथिल पड़ने लगे, तो नए नए जो इसके सामंत जो शक्तिशाली सामंत थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, जिसमें आपको बालमी गुजरात मैत्रिक से, मालवा राजस्थान यशोवर्मन, पंजाब हुन और मालवा एवं मगध के उत्तर गुप्त, कनौज का मौखरी और थानेश्वर का पुष्यमित्र वंश। अब देखिए दोस्तों आपको इसको मैप के थ्रू समझना है। तो ये है मैप और आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य के चौथी शताब्दी के अंत का ये मैप है। मतलब आपको बता दें कि 455 तक जो है गुप्त साम्राज्य बहुत ही अच्छा खासा चला, उसके बाद भी रहा लेकिन उस तरह नहीं रहा जैसा होना चाहिए, मतलब शिथिल पड़ गया था। कमजोर शासकों का शासन जो है लगभग फिर 100 साल तक चला, मतलब 455 से लेकर 550 तक चला।
तो यही जो चौथी शताब्दी के अंत, अभी आपको बता दें दोस्तों, शताब्दी मतलब 100 होता है। और याद रखिएगा, आपको अगर डेट नहीं याद है तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे चौथी शताब्दी आपका ये हो गया 400, तो अगर 335 हमने लिख दिया तो ये क्या कर सकते हैं, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, हाँ 335 हम लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, तो चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध। और यही आपको 385 लिख दिया तो क्या लिखेंगे, तो चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध। तो ये चीज याद रखिएगा, चौथी शताब्दी मतलब ये, जैसे 400 अगर एक हो गया तो ये 5वीं शताब्दी में हम घुस जाते हैं। शताब्दी हमेशा एक आगे चलता है, अगर 400 है, 401 हो गया तो 5वीं शताब्दी हो जाएगा, वही 400 तक है तो चौथी शताब्दी। तो चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 350 से नीचे जो हो गए, और 350 से जैसे ऊपर होंगे तो चौथी शताब्दी के उत्तरवार्ध हो जाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, तो जो चौथी शताब्दी का जो अंत हो रहा था, उस समय जो था गुप्त शासकों का जो है, ये पूरे साम्राज्य गुप्त शासकों का रहा है, जो लगभग ये गुजरात, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र और इधर बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब अभी क्या है, अभी वर्तमान के स्टेट को दिखाया। उस समय तो बिहार झारखंड एक में था, लेकिन अभी हमने ऐसे दर्शाया है ताकि आपको समझ में आ सके। इधर आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का भी कुछ भाग जो है उस समय गुप्तों के अधीन था, जैसे सिंध हो गया, फिर ये सिंध नदी से जो है आपको इधर जाता है, सिंधु नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, तो ये जो है यहां तक इनका शासन था। अब देखिए दोस्तों, जो ये सब सामान्यता है तो इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे वल्लभी, तो वल्लभी यहाँ के थे, कहाँ के थे, गुजरात के वल्लभी, ठीक है। ये क्या, कौन सा जगह है, तो वल्लभी जगह है। और यहाँ पे कौन सा वंश आया था, तो मैत्रक वंश, कौन सा, मैत्रक वंश। अब देखिए दोस्तों, दूसरा मालवा, मालवा का है राजस्थान, ये रहे आपको मालवा के शासक, जिसको हम क्या कहेंगे, यशोवर्मन। मालवा के शासक कौन थे, तो यशोधर्मन। मैप पे सजाने का तरीका जरूर सीखिए, इसको एक बार दो बार बनाकर घर पे बनाइएगा तो आपको पूर्ण रूप में याद है, इसलिए मैप से हम हमेशा प्रयास करते हैं आपको बताने का। उसके देखिए पंजाब से कौन था दोस्तों, तो हूण। आपको बता दें दोस्तों, जो हूण थे वो कहाँ के थे, तो सबसे पहले वो तिब्बत के थे, फिर तिब्बत से वो यूरोप आए, और यूरोप से जो है ईरान में उनका अपना एक अस्थायी शासन होगा, फिर ईरान से पंजाब यह है। तो ये हूणों का इतिहास रहा है। उसका देखिए, तो मालवा और मगध का उत्तर गुप्त, तो मालवा और मगध कहाँ है, तो आपका मालवा यहाँ पे है और मगध यहाँ है बिहार में, तो यहाँ का कौन है, उत्तर गुप्त। उसका कन्नौज, कन्नौज कहाँ है दोस्तों, तो यूपी में है कन्नौज। जहाँ का कौन सा वंश था, तो मौखरी वंश, कौन सा, मौखरी वंश। उसका थानेश्वर कहाँ पे दोस्तों, तो ये रहा आपके हरियाणा में थानेश्वर। हरियाणा में क्या है दोस्तों, तो थानेश्वर। और यहाँ के जो वंश थे वो कौन था, तो पुष्प भूमि वंश। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ गए। और आप एक चीज जान रखिएगा कि जो गुप्त वंशज थे वो दक्षिण में अपना साम्राज्य पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए थे। और आपको पता ही है कि ये पूरा जो भारत का जो शासन था दो भागों में बटा था। नॉर्थ वाला पार्ट कश्मीर के तरफ ऊपर जो था वो कुषाण, नीचे जो थे सातवाहन, और कुषाण के ही जो थे ये कौन थे, तो ये सामंत थे, कौन, गुप्त वंशज। और गुप्त वंशज के ये सारे सामंत थे। ये सारे सामंत किसके हैं, तो गुप्त वंश के सामंत। किसके थे, गुप्त वंश के सामंत। अभी आपको मैप से समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक बार इसको मैप से देखते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं, पंजाब में हूण। अभी देखिए आपको ये भी चीज पता है कि उस समय जो शासन, जो आक्रमण हुआ करता था, यही नॉर्थ वेस्ट जो रास्ता है ये आक्रमण का रास्ता हुआ करता था। क्योंकि आपको पता है कि उस समय शिप का, जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था,
तो इधर पानी था और इधर हिमालय पर्वत था, तो 3 जगह से तो कोई नहीं आ सकता है। बचा कौन? यही रास्ता आपका जो इधर से ही शासन हमेशा जो है विदेशी आक्रमण हुआ करता था, और इस पर किसी शासक ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको बता दें गुप्त शासक भी जो था, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में ही शासन मुख्य था, वहां से ही प्रयाग से शासन शुरू किया था। तो आइए यहाँ से देखते हैं, पंजाब में हुन, राजस्थान मालवा यशोवर्मन, गुजरात बाल्लवी मैत्रक वंश, उसका यूपी में ये कन्नौज, और हरियाणा में ये थानेश्वर पुष्पभूति वंश। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, या एक दो बार और मैप कीजिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखिए पूर्व गुप्त शासक काल जो है, मैं जो है इसके टोटल शासन काल को 2 भागों में बांटा हूं। एक पूर्व गुप्त शासन काल जो 275 से लेके 465 ईस्वी तक है, और दूसरा हमने बांटा है प्रवर्ती गुप्त जो 465 से लेके 550। ये डाटा हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी सदी के उत्तरवाद से लेके 5वीं सदी के उत्तरवाद तक, और 5वीं सदी के उत्तरवाद से लेके 6ठी सदी के पूर्वार्ध तक। तो आइए अभी आपको यहाँ बता दें, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रवर्ती गुप्त शासक, स्कंद गुप्त के बाद जो है प्रवर्ती गुप्त शासक का प्रारंभ हुआ था, और यही से जो है गुप्त शासन कमजोर पड़ने लगा, शिथिल पड़ने लगा, जो कहीं ना कहीं सामंतों को विद्रोह के लिए आग्रह किया। आपको ये भी बात बता दें कि जहां पे कमजोर होगा, और मान लीजिए राजा कमजोर है, तो अब मंत्री अगर तेज है तो राजा का जगह कौन? मंत्री ले लेगा। वैसे ही आप देखिएगा नॉर्मल टीचर को, अगर टीचर छात्र से कमजोर है तो छात्र हमेशा टीचर को दबाने का प्रयास करते हैं, वो आज के युग में करते हैं, बट जो कि गलत है। तो ये सामंत थे, जहां पे आपको ये भी कहानी आपको बताई गई है कि यहाँ कमजोर पड़ने लगते, तो सामंत अपने आप को सभी स्वतंत्र करने लगे थे, जिसका परिणाम एक क्या रहा? पतन को, विनाश के कारण ले गया। किसको? गुप्त साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण भी रहा। तो स्कंद गुप्त के समय अंतिम समय में गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया, और इसके बाद के शासक प्रवर्ती गुप्त शासक कहलाए। तो यहां तक आप समझे। अब प्रवर्ती शासक सभी बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि हर किसी का अपना धर्म था, लेकिन इसमें कुछ लोग वैश्य धर्म थे, तो फिर उन्होंने वैश्य धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, जैसे पुरुगुप्त हुए, बुद्ध गुप्त और नरसिंह गुप्त। ठीक है, तो ये सभी जितने भी रहे प्रवर्ती शासक, वो सभी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। नरसिंह गुप्त के बारे में बात की जाती है, इनका एक और नाम मिलता है बाल द्वितीय। ये हुन शासक मिहिर कुल को भी हराया था। अब इसके बाद देखिए भानुगुप्त, तो इसके समय एरन अभिलेख, मतलब जो लिखा हुआ साक्ष्य 510 ईस्वी से पता चलता है कि इनका मित्र एक था गोपराज। उनका क्या हुनों से जब लड़ाई होता है तो वो उसमें पराजित हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उसके साथ ही उनकी पत्नी भी जो है उसी अग्नि में आत्मदाह कर लेती है, जिससे पता चलता है कि यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यहीं से पता चलता है। अब देखिए उसका जो शासक वैन्य गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक रहा। अब आप अच्छी तरह इसके बारे में समझ, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की बात नहीं, बस एक इसको पढ़ाने का एक ही मुद्दा है कि आपका मेंस भी क्लियर होता जाए। तो ये सब पढ़ने से क्या आप मेंस को राइटिंग आराम से कर सकते हैं। अब देखिए गुप्त साम्राज्य का पतन का क्या कारण रहा, क्योंकि हर चीज जो है दुनिया में जो भी चीज बना है, जन्म लिया है, तो मृत्यु भी होना निश्चित है। तो जो भी चीज यहाँ पे है उसका नाश तो होना जरूरी है। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब बच्चे होते हैं तो कुछ भी करते हैं, यंग हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी काम आप करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बल होता है, साहस होता है, बुद्धि होता है। जैसे जैसे आपका वृद्ध होते जाते हैं आपका शरीर जवाब देने लगता है और आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। वही चीज है ये किसी वंश का भी,
कि जैसे जैसे परवर्ती शासक जो है कमजोर पड़ने लगे तो वो क्या है, वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। तो वही हम देखेंगे पतन के क्या कारण रहा। अब देखिए मध्य एशिया के हुनों का लगातार आक्रमण, इनका लगातार आक्रमण, हालांकि स्कंदगुप्त जो है इनको रोकने का फुल प्रयास किए और अपने शासन काल तक इन्होंने इनको रोक रखा भी, पर उसके बाद के शासक इतने ताकतवर नहीं रहे जो इसको रोकने में सामर्थ हो, जिसमें प्रारंभ में स्कंदगुप्त ने हुनों को रोकने का भरपूर प्रयास किया। अब देखिए परवर्ती गुप्त शासकों का कमजोर होना, शिथिल पड़ना। हुनों के पास उत्तम घुड़सवारी था और उत्तम धनुर्धर भी थे। हालांकि गुप्त साम्राज्य के पास भी घुड़सवारी थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितने इनके अच्छे थे, और धनुर्धर तो थे ही नहीं। चौथा देखिए आंतरिक सामंतों का विद्रोह, जैसे मालवा के यशोधर्मन, कन्नौज के मौखरी वंश, ये सभी क्या किए, सामंत विद्रोह किए, जो ये पतन के कारण बना। पांचवा देखिए उद्योग व्यापार शिथिल पड़ना, कमजोर पड़ना, क्योंकि यही से जो है अगर मैप में देखेंगे तो यही से व्यापार होता था रेशम का। हम लोग किससे करते थे, तो रोमन से व्यापार करते थे। तो व्यापार शिथिल पड़ने का एक मुख्य कारण ये रहा कि जो रेशम बुनकर थे वो कहाँ रहते थे, गुजरात में, और जो उनका रेशम बुनने का व्यवसाय था वो क्या कि उसको छोड़कर वो कहाँ चले गए, मालवा, और किसी अन्य व्यवसाय को उन्होंने अपना लिया। हो सकता है बहुत सारे कारण वहां के शासक इन्हें रहने नहीं दिया हो, क्योंकि ये गुप्तों के प्रति अधीन थे। अब ये दूसरा उसमें बालवी के जो आपको मैत्रक वंश हुए, हो सकता है वो वहां से भगा दिया हो। तो इसके कारण ये लोग क्या वहां से छोड़ के मालवा में चले गए और उन्होंने अपना जो रेशम बुनने का व्यवसाय था उसको छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय को अपना लिया। उसको देखिए जिसके कारण विदेशी व्यापार का ह्रास हो गया, मतलब विदेशी व्यापार शिथिल पड़ने लगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैचलिस्ट क्लासेस में बेशक आप हमें मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर पे हमारे यूट्यूब में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स ही जो है आपके कमेंट्स में ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।